हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिन बाद, जिसके लिए अभी तक हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मिल रहे हैं अनसॉल्व पेपर लेकर 2023 का, ठीक है ना। तो हम लोग मिल रहे हैं आज अनसॉल्व पेपर 2023 का लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अनसॉल्व पेपर 2023 का लेकर हम लोग आ रहे हैं और इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे सेट फर्स्ट को। इससे पहले कि 2022, 2020, 2019 और 2018 के सेट आपके पास ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सेट ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। आज हम लोग लेकर आए हैं इससे आगे के सेटों को, जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपना सेट फर्स्ट, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि सेट फर्स्ट हमारा जो दिया गया है वो क्वेश्चन पहला मल्टीपल चॉइस का होता है, तो हम लोग मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि वह ठोस जो विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस। तो पहले का थर्ड सही होगा, धात्विक ठोस कहलाते हैं। बट ये हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर का है, पहले चैप्टर का है, जो कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है वो ये कह रहा है पहले के खा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा और ये था हमारा का, है ना। तो पहले का जो का कह रहा है वो ये है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो सीधी सी बात है, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और इनटू 100। तो विलय की मात्रा कितनी दी गई है? वो हमारी दी गई है हमें अच्छा, विलय की मात्रा तो हमसे पूछी जा रही है। द्रव्यमान प्रतिशत 10 दिया गया है और विलयन की मात्रा दी गई है 200 ग्राम, तो इसको हम स्मॉल w लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और w इक्वल टू 10 टू जा 20 ग्राम। ये इस हिसाब से हमारा इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले के गा की बात करते हैं। एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स है, अपक्रिया की कोटि होगी, है ना। तो देखिए इसमें अगर हम इसकी यूनिट देख लें, मात्रक देख लें, तो मात्रक से ही पता चल जाता है कि पहले के गा का तीसरा सही है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। पहले का घा, फर्स्ट का घा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का घा कह रहा है क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में जो है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। ये चारों होते हैं, लेकिन थायमिन नहीं होता है। तो इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है। और फिर आपके आगे चलते हैं, तो कैनिजारो अपक्रिया, पहले के अंगा की बात करें, फर्स्ट के अंगा की बात करें, तो क्या कह रहा है? कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अपक्रिया जो होते हैं वो बेंजल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं? बेंजल्डिहाइड। इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है, बेंजल्डिहाइड देते हैं। कैनिजारो अपक्रिया बेंजल्डिहाइड देते हैं। इसके बाद कह रहा है नंबर 4 पर कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है। पहले का चा कह रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है। कार्बिल एमीन अपक्रिया कौन देता है? ये देते हैं प्राथमिक एमीन देते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, CH3NH2, ठीक है ना। कार्बिल एमीन अपक्रिया के द्वारा आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, और ये अपक्रिया कौन देता है? प्राथमिक एमीन देते हैं, 1 डिग्री एमीन देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का और खा,
ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, हम लोग दूसरे के गा पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का गा, और गा का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि गा में 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट कह रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तनुता मतलब होता है आयतन बढ़ाते हैं। सपोज दैट, मान लो कि हमने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी को, 10 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया। अब उस 10 ग्राम में घुला है तो 10 ग्राम के आयन Na+ और Cl- उसमें मौजूद होंगे, लेकिन अब हमने उसको तनुता को बढ़ा करके उसका आयतन 10 लीटर कर दिया है, लेकिन जो साल्ट की मात्रा थी वो उतनी ही रखी। तो जब मात्रा उतनी ही रखी है, आयन तो बढ़े नहीं, क्या बढ़ा, आयतन बढ़ गया लेकिन आयन नहीं बढ़े, तो आयनों की संख्या आयतन के हिसाब से घट जाती है, इसलिए तनुता घट जाती है, वो चालकता घटती है। तो किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनों की मात्रा घट जाती है, आयनों की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण चालकता घट जाती है। ये हमारा। अब हम चलते हैं गा के सेकेंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर गा, दूसरे के गा का सेकेंड, ये न्यूमेरिकल दिया गया, कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 mkCl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। अच्छा, वैसे एक चीज मैं डालना भूल गया हूं, ये है हमारा 2023 केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर सेट फर्स्ट, और इसका कोड है 347 CA। ये हमारा दिया गया है कोड, ठीक है ना। 347 CA को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दूसरे के गा का जो सेकेंड पार्ट था, वो कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 mkCl विलयन की चालकता इतने सीमेंस है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सांद्रता दिए गया है 0.20 m दिया गया है, और विलयन की चालकता यानी कप्पा इक्वल टू 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया गया। मोलर चालकता यानी म्यू इक्वल टू फाइंड करना है। मोलर चालकता को किसी बुक में लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी बुक में म्यू से किया गया है, मैं म्यू से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/C, अथवा मोलरिटी के पदों में लेंगे, क्योंकि ये मोलरिटी दी गई तो 1000/m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन, कप्पा की वैल्यू भी रख देते हैं तो 0.248 अपॉन 0.820, 1 2 3 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो बढ़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 8 जा कितना हो जाएगा, इसको नहीं काट कैंसिल आउट करते, ये 10 को बना लेने दो, इधर कैंसिल 1 2 4, तो 1 2 4 इंटू 10 है जितना, ये हमारी मोलर चालकता आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। ये हमारी सेंटीमीटर, ये कर सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे के का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की घा पर। ये भी न्यूमेरिकल है तो इसको हम साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घा,
ठीक है ना। 2 के घा को सॉल्व करते हैं। 2 के घा में क्या कहा जा रहा है, कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया N2O5 एरो मार्क 2NO2 प्लस हाफ O2 में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर माइनस रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए ठीक है, तो इसमें जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको हम लोग ए से नोट करते हैं, वो दी गई है 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, और 60 मिनट टाइम दिया गया है 60 मिनट का, और इसके बाद में जो सांद्रता दी गई है ए माइनस एक्स यानी शेष वैल्यू जो है वो है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर दिया गया है। 310 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। वेग स्थिरांक की गणना यानी k इक्वल टू फाइंड करना है, तो हमारा k इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 68 टाइम लॉग ए की वैल्यू 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.20 इंटू 10 की पावर -2, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 6 और 2 62 आ जाएगा। 10 का डिवाइड करते हैं तो 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 6.2। अब हम अगर क्वेश्चन पेपर में देखें तो भाई लॉग 6.2 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 0.7924, ठीक है ना। तो हम रख देते हैं 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.7924, है ना, ये वैल्यू रख देते हैं। अब इस वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू है 8248972 अपॉन 60, ठीक है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.0304, जिसे हम 3.04 लिखेंगे तो पावर आ जाएगा 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये हमारी सवाल सॉरी मिनट में था, तो हमारा सेकंड ना होकर के क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का घा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आप लोग नोट करिएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का है, 3 का और खा, जैसा कि उसमें था उसी प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, और 3 के गा को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिसमें गा में पहला कह रहा द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का उदाहरण। तो एक हेडिंग डालते हैं द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो जाती है, और इसकी हम व्याख्या क्या करते हैं कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं द्विदंतुर या फिर द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करें तो C2O4 ऑक्सिलेट डबल माइनस होता है, इसमें 2 द्विदंती लिगेंड मौजूद होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं। इसके अलावा NH2 CS2 CS2 NH2 एथिलीन डाइएमीन, इसे हम शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दोनों N दाता परमाणु होते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग हमारी है उभयदंतुर लिगेंड, जिसके बारे में हम क्या लिखते हैं कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं,
वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु संकुल यानी जटिल यौगिक या कहते हैं उपसे संयोजी यौगिक संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु का उपयोग करते हैं उभयतंतुर लिगेंड कहलाते हैं, जैसे कि NO2 माइनस, ठीक है ना, जैसे कि NO2 माइनस है और CN माइनस है, ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस तरह से तीसरे का का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो जाता है। तीसरे का डी ग्लूकोज तथा एल ग्लूकोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का था डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में संरचना दीजिए, तो ये हमारा डी ग्लूकोज की संरचना होती है और एल ग्लूकोज की संरचना होती है, ठीक है ना। तो ये संरचना हमारे सामने है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसको साफ कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है ना, 100 ओम है। तो पहले हम लोग इसको लगाते हैं 0.1 m KCl विलयन के लिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो प्रतिरोध दिया गया है वो 100 ओम है, यानी कि R = 100 ओम है, और इसकी जो चालकता दी गई है वो 1.29 यानी कप्पा = 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो इससे पहले कि हम इसमें सेल स्थिरांक इसका ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम G स्टार से प्रेजेंट करते हैं, अथवा इसी को हम लोग L/A से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता यानी कि कप्पा इंटू प्रतिरोध। अब कप्पा का मान हमारा 1.29 है इंटू प्रतिरोध हमारा 100 है, तो इक्वल टू 129 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 129 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? सेल स्थिरांक आ गया। अब इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हम नोट करते हैं 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता, ठीक है ना। KCl विलयन की चालकता को ज्ञात करना है, तो कप्पा = इसी का अगर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक अपॉन R, है ना। इसके लिए सेल स्थिरांक जो दिया गया है वो आपका जो हमने अभी फाइंड किया, सेल स्थिरांक हमने 129 निकाला है, अपॉन R जो प्रतिरोध है वो 500 ओम दिया गया है। कितना दिया गया? 500 ओम दिया गया है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.258 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा इसका डिवाइडेशन हो गया। अब इसी के आगे उसने कहा है कि KCl विलयन की चालकता, तो चालकता आ जाती है, लेकिन अभी हमें मोलर चालकता को और फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं क्या? 0.02 m KCl विलयन की मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को जैसा कि पीछे वाले सवाल में हम करवा चुके हैं, हम म्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं मोलर चालकता को। तो म्यू = क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू म्यू = हमारा फॉर्मूला बनता है कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन, इसमें कुछ वैल्यू दी गई है 20,
तो ये आ जाएगा आपका कप्पा की वैल्यू आ गई 0.258 इंटू 10⁻³ जीरो का ऊपर बना देंगे पावर, ये 10 हो जाएगा, ये 1 2 और 9 तो इक्वल टू 0.129 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 3 इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। पॉइंट को हमने बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। चौथे का जो खा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो खा है वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हमारे सिलेबस से वो हट चुका है। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं क्या चौथे के गा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का गा। क्वेश्चन नंबर 4 के गा पर उसने कहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लिखेंगे प्रोटीन की, पहला पार्ट दिया गया है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। ठीक है ना, क्या दिया गया, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या देते हैं। तो किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, यानी हम इसको शॉर्ट में 2 डिग्री भी बोल सकते हैं। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से तात्पर्य, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से तात्पर्य उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। यह संरचना 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स संरचना और नंबर 2 बीटा प्लीटेड शीट संरचना। अब देखिए इनकी जो डिटेल है वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग आंसर में है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन केवल एक ही नंबर पे पूछा गया है, तो हम लोग ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमको लिखना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बारे में जब किसी हेडिंग डाल देते हैं पहले, पेप्टाइड बॉन्ड या बंध, जब किसी जब किसी अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह, जब किसी अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह को एमिनो समूह, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जब किसी अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह को किसी दूसरे, ऐसा कर देते, किसी दूसरे यौगिक के एमिनो समूह से, ठीक है ना, दूसरे यौगिक के एमिनो समूह से क्रिया कराते हैं तो उनके मध्य
बना बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है ना, पेप्टाइड बंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, RCH2NH2 RCOOH प्लस। अब इसकी क्रिया, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और इसकी क्रिया हम लोग क्या कराते हैं, RNH2 से, एमीन से। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यानी कि जल का एक अणु बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, RCO और NH, और चाहो तो CO को हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और R ये बनता है। ठीक है ना, तो ये बंध बना, यहाँ पर जो बॉन्ड बना इनके बीच में, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बंध होता है, प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, इसे हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है ना, इसका थर्ड पार्ट क्या है, मोनोसेकेराइड्स क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका थर्ड पार्ट है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स ये सरल शर्कराएं हैं, ये सरल शर्कराएं हैं जो स्वाद में मीठी एवं जल में घुलनशील होती है। स्वाद में मीठी एवं जल में घुलनशील होती हैं। इनमें 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। तो ये वही सरल शर्कराएं हैं जो स्वाद में मीठी एवं जल में घुलनशील होती हैं। इनमें 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के गा, जो कि 3 पार्ट में दिया हुआ था, ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का घा का पहला कह रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है ना, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि एनिलीन एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है और इसकी बेंजीन वलय की सक्रियता के कारण NH2 समूह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण कम हो जाता है, इसलिए यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। एथिलेमीन अणुसूत्र होगा C2H5NH2, एक एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है।
एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जिसमें हाइड्रोजन बंध एथिल एमीन अणुसूत्र ये होता है। एक एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण यह जल में विलेय होती है। जबकि एनिलीन अणुसूत्र है C6H5NH2, एक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है और इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, या यूं कहते हैं कि यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए यह जल में अविलेय है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो का है वो ये कह रहा है, परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। तो 5वें का जो का है उसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे परासरण, ठीक है ना। तो परासरण में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाती है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो किशमिश का जल में फूलना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। किशमिश का जल में फूलना। इसके अलावा अगर जीता जागता उदाहरण देखें तो हमारे घरों में सब्जी बनाई जाती है, छोले की सब्जी बनती है। छोले के चने को हम लोग शाम को भिगो देते हैं और सुबह तक वो फूलकर बड़ा हो जाता है। यानी पानी क्या हुआ, पानी अंदर चला गया छोले के अंदर। छोले की सांद्रता ज्यादा थी, वो सॉलिड स्टेट में था, और पानी हमारा लिक्विड स्टेट में। पानी की सांद्रता कम होने के कारण उसका जो वाटर था वो छोले के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। ये हमारी परासरण हो जाता है। अब इसी में क्वेश्चन उसने जोड़ दिया, परासरण दाब और पूछ रहे हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि वह तरल स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है।
परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है, और इसी डेफिनेशन के साथ साथ इसी क्वेश्चन में उसने न्यूमेरिकल को जोड़ रखा है। तो न्यूमेरिकल के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग साफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने इसको साफ कर दिया और इसी का न्यूमेरिकल नोट करेंगे। कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के 2 लीटर हो जाएगा। जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, स्मॉल w की वैल्यू हो गई 1.26 ग्राम है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी m इक्वल टू दिया गया 61.022 ग्राम मोल इनवर्स, ये दिया गया है। और 300 केल्विन, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है, s की वैल्यू 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, और परासरण दाब हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू WST/m। चूंकि P फाइंड करना है तो V को उधर ले जाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, m भी हो जाएगा। W की वैल्यू है 1.26.082 इंटू टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। अच्छा, टेम्परेचर ठीक है। और द्रव्यमान हमारा दिया गया है, सॉरी मोलर मास 61.022 इंटू वॉल्यूम हमारा है पॉइंट के 2 लीटर। तो देखो पॉइंट के 3 डिजिट से 3 डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, एक 0 बढ़ा देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 41 आ गया। अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास P इक्वल टू बचा है 126 इंटू 41 इंटू 30 अपॉन 61,022। ऊपर वाले का हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 15480 अपॉन 61022। अब अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.539 इक्वल टू 2.54 वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलने वाले हैं 5वें के खा पर। क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का खा है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का खा जो है वो ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, है ना। क्वेश्चन है खा का फर्स्ट कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग हम लोग डाल देते हैं। देखिए हेडिंग डालकर लिखने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। हेडिंग डालकर लिखेंगे कॉपी अच्छी लिखेगी, अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन करने के बाद जब लिखेंगे तो कॉपी अच्छी लगेगी। एग्जामिनर को बहुत अच्छी होती है कॉपी, ऐसी अच्छी कॉपियों पर मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो हमने क्या लिखा, हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो लिख सकते हैं एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, राउल्ट नियम को समझाइए। तो हेडिंग डालेंगे क्या, राउल्ट नियम। क्या लिख सकते हैं, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये हमारा राउल्ट का नियम है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखें तो P माइनस पी एस अपॉन पी, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, और बटे विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। ये बनेगा, ये हमारा राउल्ट नियम हो जाता है। क्या है कि यदि विलयन अति तनु हो तो n प्लस n इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये बन जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अगर हम यहीं पर करें कि स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल n और कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल, स्मॉल n क्या विलेय के मोल और कैपिटल N क्या है विलायक के मोल, ये वैल्यू रखेंगे तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m के अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो फॉर्मूला P माइनस पी एस इक्वल अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा नियम हो जाएगा। तो इसी के आधार पर अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कहाँ पर पहुँचेंगे, इसी की बात करें तो सीमाएं लिख सकते हैं, राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं, नंबर 1 विलयन तनु होना चाहिए, और नंबर 2 वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। ये 2 सीमाएं काफी है हमारा 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साफ करेंगे और 5वें के गा पर चलेंगे। क्या कह रहा है 5वें का गा, आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का गा, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है कि क्या है। तो 5वें के गा का पहला कह रहा है संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं, क्यों। संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं क्यों, 5 का गा। इसमें आंसर हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें हेडिंग तो बनती नहीं है, लिख सकते हैं संक्रमण धातुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है, और डी कोष अपूर्ण होता है, अतः डी कोष के
अपूर्ण होने एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण रंगीन आयन बनते हैं। इसी का पांचवें के गा का फर्स्ट पार्ट था और इसी का सेकंड पार्ट में कह रहा है संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? तो सीधे सीधे लिखेंगे संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण होता है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से पांचवें का गा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम लोग चलते हैं पांचवें के घा पर। आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं पांचवें के घा पर। एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका परसेंटेज अच्छा होगा, जो आगे आपकी जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो बायोलॉजी के भी अनसोल्ड 2022 और 2020 के सॉल्व हो चुके हैं और 2023 के अनसोल्ड बायोलॉजी के भी सॉल्व किए जाएंगे और आप तक उसका आंसर पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। हम लोग चलते हैं पांचवें के घा पर। पांचवें का घा कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें नंबर 1 पर दिया गया है पांचवें का घा का फर्स्ट दिया गया है CrCl2 En का होल ट्वाइस Cl। ये एक उपसे संयोजी यौगिक है। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है और अगर इसमें आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके और चैप्टर नंबर 9 डला होगा उपसे संयोजन यौगिक में, आप इसको पढ़ लीजिए। IUPAC नाम बनाने के सारे रूल्स और डिटेल से आपको बताया गया। यहाँ पर चूंकि अनसॉल्व पेपर है, वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो बनता है, हम यहाँ पर ऐसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे, सीधा नाम लिखेंगे। तो इसमें नाम क्या हो जाएगा हमारा कि डाइक्लोरो
बिस, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये पहला नाम हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट जो दिया गया है वो ये है CsFeCl4, CsFeCl4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीजियम, CS मतलब सीजियम टेट्रा, सीजियम टेट्रा क्लोरो फरेट थर्ड। और थर्ड वाले की बात करें तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो K3CO, K3CO C2O4 का होल थ्राइस। तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। और अब हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है COCl3, क्या है भाई, COCl3 NH3 का होल थ्राइस ये दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ये बन जाएगा। तो पांचवें का घा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं छठवें के का पर, ठीक है ना। तो ये है हमारा पांचवें का घा कंप्लीट, आप लोग साफ नोट कर लेना। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का पर। तो जो छठवें का है दोस्तों वो आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग छठवें के का के अथवा पर चलेंगे। छठवें की का अथवा कह रहा है, नहीं सॉरी अथवा भी नहीं है, अथवा भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के खा पर। तो खा में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, ठीक है ना। तो इसने दिया है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, पहला दिया है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो बेटा इनको IUPAC नाम दिया गया है, संरचना पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। रूट वर्ड छाटते हैं, पेंट है, पेंट के हिसाब से 5 कार्बन हमारे कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। 2-chloro-3-methyl, सपोज दैट हमने काउंटिंग यहाँ से कर ली, तो 2-chloro 2 नंबर पर Cl और 3 नंबर पर CS3। अब बात करते हैं बैलेंस करने की, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, H और H, H2 और ये CS3। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटेन, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटेन। तो रूट वर्ड हमारा ब्यूट आया, ब्यूट के हिसाब से 4 कार्बन होने चाहिए, और ब्यूटेन मतलब 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल होगा। और 1,4 मतलब 1 नंबर पे Br होगा और 4 नंबर पे Br जुड़ा होगा। इस हिसाब से यहाँ पर बैलेंस करेंगे, CH2 2 और 1 3 1 4, 2 और 3 1 4 और CH2 Br, ये 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटेन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या दे रहे हैं, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, ठीक है ना। क्या करना है, बेंजीन रिंग बनाना है, और ये 1-chloro-2-methyl 2 नंबर पर CS3 जोड़ेंगे तो 1 और 2, ठीक है ना। 1-chloro-2-methyl ये बेंजीन बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसी का चौथा क्वेश्चन है नंबर 4। क्या कह रहा है कि 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो 1-chloro
साइक्लोहेक्सेन हमारा ये होता है। 1 क्लोरो किया तो 1 2 3 4 और 4 पर एथिल जोड़ा है तो C2H5, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। नंबर 5 का क्वेश्चन है इसमें 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटोइन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2इन। अब ब्यूट के हिसाब से 4 कार्बन की फिल्डिंग लगा दो और 2इन है मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड से हो जाएंगे। 3 ब्रोमो अगर हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 3 ब्रोमो मतलब 3 नंबर पे Br हो जाएगा, 2 नंबर पे CH3 हो जाएगा और बाकी बैलेंस ही कर देंगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इनकी हो चुकी है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये बैलेंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का खा सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके अथवा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें के खा का अथवा कह रहा है एन ब्यूटिल। 6वें के खा का अथवा का पहला अभिक्रिया कह रहा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत किया जाता है। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब है CH3 CH2 CH2 और CH2Cl। ये एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH ALC, ये क्या है, हेलोएल्केन है। और हेलोएल्केन जब भी एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करते हैं तो एल्कीन बनाते हैं। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन बनेगा प्लस KCl और प्लस H2O बाहर हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड यानी CH3I की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है। कब होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा क्या, CH3MgI। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या बन गया भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और अगर इसका हम जल अपघटन करवा दें तो ये बन जाएगा क्या, CH4 और प्लस MgOHI, ये बन जाएगा। अगर इस अब आगे बढ़ते हैं इसी की थर्ड रिएक्शन पर। थर्ड क्या कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। तो मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br और सोडियम से अपक्रिया कराएंगे तो ये बुर्ज अपक्रिया है। कौन सी है, बुर्ज अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और एल्केन बनता है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। तो यहाँ पर Na के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। चौथा कह रहा है मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया KCN से कराते हैं। मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया KCN, मेथिल आयोडाइड मतलब CH3I और KCN मतलब ये हो गया। अपक्रिया कराएंगे तो CH3CN और प्लस Ki यानी मेथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। और पांचवा कह रहा है क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH विलयन से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH विलयन से कराते हैं। तो इसका पांचवा होगा क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया का, तो क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl। ठीक है, इसको ऐसे नहीं रिंग फॉर्म में करा देते हैं। क्लोरोबेंजीन के लिए Cl होगा और इसको अगर हम NaOH से अपक्रिया अभिकृत कराते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ONA। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। और अगर हम इसको HCl से अभिकृत कराते हैं आगे तो ये बनेगा फेनॉल OH और प्लस NaCl। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का खा
का अथवा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के का की बात करें, 7 के का की बात करें तो 7वें में एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन जो है आप हमारे लिंक पर जाकर के, हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। एक लॉन्ग आंसर है, बड़ा आंसर है, जिसको लिखने में बहुत असुविधा होगी, इसलिए हम 7वें के का को आपको बताएंगे, वहाँ से मिल सकता है। या फिर आपके गुरुजन बंद जो हैं, जिन अध्यापक जो हैं, जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है, उन्होंने ऑलरेडी ऐसा आंसर लिखाया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। इसको वहीं से सॉल्व कर लेना आप लोग, लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो पहली अपक्रिया दी है, देखो इन्होंने क्या दे रखी है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक बार में तो आएंगे नहीं बोर्ड पर, फिनॉल OH है और कंसंट्रेट HNO3 दिया है यहाँ पर, और पूछ रहे हैं भाई साहब ए क्या है। और ये अपक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है, तो ये बनाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि OH NO2 और NO2 प्लस 3H2O, ये हमारा बनता है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। इसी का सेकेंड पार्ट देखें तो क्या बनाएंगे भैया, सेकेंड पार्ट में भी बेंजीन रिंग यानी फिनॉल दिया गया है, OH है, और इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है CHCl3 प्लस NaOH, वो भी कैसा है, एक्वस NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड। तो OH और यहाँ पर हो जाएगा CHO प्लस, ध्यान देंगे तो 3NaCl और प्लस यहाँ पर 2H2, अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये सैलिसैल्डिहाइड है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दे रखा है। 3 पर क्या दे रहे हैं कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्डो नहीं सॉरी O सिंगल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं HI के साथ प्लस HI, एरोमार्क हीट कर रहे हैं, तो एक पार्ट जो है एल्कोहल बनाएगा और एक पार्ट जो है, एक पार्ट आपका एल्किल आयोडाइड बनाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 और CH2OH प्लस, क्या बचा, इसी को लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 C CH3 और I, ये बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 3 रिएक्शन 7 के का के अथवा की 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अभी बची हैं 2 रिएक्शन, अब जिसमें कि यौगिक A ये बना और यौगिक B आपका ये वाला रहा, और यौगिक C और D, तो यौगिक C हमारा ये है और यौगिक D हमारा ये है। 4 यौगिक हमें मिल गए हैं, E और F को हमें और कंप्लीट करना है, तो इतना नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या है कि E, इसी का चौथा पार्ट है, रिएक्शन है CH3
CHOH CH3। ये एक द्वितीयक एल्कोहल है CrO3 और E बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो द्वितीयक एल्कोहल है ये क्या बनाएगा, एसीटोन। द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के एसीटोन बनाते हैं, CH3CO CH3 एसीटोन बन जाएगा प्लस CrO2 प्लस 3 4, अभी हमारी ऑक्सीजन शेष बच जाती है जो कि H2O। तो ये हमारा E है जिसका नाम है एसीटोन। और इसकी पांचवी रिएक्शन क्या कह रही है, CH3COOH COOH, ठीक है। और इसमें कैटालिस्ट भी लिया गया है LiAlH4। ये कैटालिस्ट अब चैन का काम करता है और उसके बाद में इसमें हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये सीधे सीधे क्या बनाएंगे, एल्कोहल, यानी CH3CH2OH ये बन जाएगा। सॉरी, तो सातवें की का की अभिक्रिया फिनिश हुई। अब हम लोग सातवें के खा पर चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने सेट को कंप्लीट करने पर पहुंच चुके हैं। तो सातवें का खा बड़ा अलग टाइप का है। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनॉल फेनिल होता है, फेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। ए टालिन अपकर्मक तथा फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं वो टालिन अपकर्मक और फेलिंग विलेन का अपचयन करते हैं। और ना ही ये ब्रोमीन जल को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है जिसका सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा प्रमुख अपक्रियाओं की। तो इस आधार पे जो कि वो टालिन अपकर्मक और फेलिंग विलेन को अपचयन नहीं करता है और C8H8O है, तो इस आधार पर ये एसीटोफेनॉन हो सकता है। तो एसीटोफेनॉन के लिए मान लो COCH3, ये एसीटोफेनॉन होगा। कार्बन 6 और 2 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे 5 और 3 8 CNO। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। ए हमारा क्या हो गया, एसीटोफेनॉन। और ये अभिक्रिया करता है 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल के साथ हाइड्रोजन। तो H2NH ठीक है ना, 2,4 NO2। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये बना 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब इसके साथ अगर रिएक्ट करें तो देखो, इसको हम डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 अगर लिख सकते हैं, एसीटोन होता है, तो ये इतना भाग H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, H2O। तो एरो मार्क अब जो अभिक्रिया होके बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड NH NO2 ये बनेगा। ठीक है ना। तो इसने कहा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ, ठीक है ना, एक तो ये यौगिक बनाता है, ठीक है, ये बनाता है आयोडीन के साथ, और फेलिंग विलेन टालिन अपकर्मक का अपचयन भी नहीं करता है।
ना ही ब्रोमीन जल से वर्ण विहीन करता है, क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत होता है। तो इसको अब हम COCH3 क्रोमिक अम्ल H2CrO4 इसके साथ ऑक्सीकृत कराएंगे प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये जो है यौगिक B दे देता है जिसका नाम है COOH। ये हमारा B है और ये हमारा A है, ठीक है। तो A हमारा जिसका नाम है एसीटोफिनॉल, क्या नाम है, एसीटो। और ये हमारा जो B है ये बना बेंजोइक अम्ल, क्या बना, बेंजोइक अम्ल। आगे इसने कहा आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो अगर हम इसकी I2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा COONA, COONA बनेगा प्लस CHI3 बनाता है। तो ये हमारा आयोडो फॉर्म है और ये हमारा बनेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बनेगा, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि ए और बी को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये हमारा 7वें का खा कंप्लीट हो जाता है। ए हमारा एसीटोफिनॉल है और बी हमारा बेंजोएट। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं 7वें के खा के अथवा पर। क्वेश्चन नंबर 7 के खा का अथवा क्या कह रहा है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कह रहा है प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2-1। तो प्रोपेनॉन है ना, इसका पहला आंसर CH3 और डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन कह दो या प्रोपेनॉन है, ठीक है ना, प्रोपेनॉन। और इसके जो है CH3 डबल बॉन्ड CO, इससे अपकृत करा देते हैं। एक काम करो, इसको इधर न लिख करके ऐसे लिखो और इसको CH3 कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, और इसकी अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में करवाते हैं। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये एल्डोल संघनन बनाएगा, क्या बनाएगा, जैसे कि CH3CH3 और O को हमने O और H यानी ये दोनों कंबाइंड हो गए, OH बने, OH नीचे आ गया, बचा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना। हमें जो बनाना, क्या बनाना था, 4 हाइड्रोक्सी, इसको हम सीनियर माने तो 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2, ये बन गया। इसी का सेकेंड पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH होता है। इसका कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो माइनस का यहाँ पर H2O हो जाएगा और हीट करेंगे तो ये बनाएगा क्या, एसेटल्डिहाइड CH3CHO। एसेटल्डिहाइड को कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्रिया होगी और डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्या होगा, एल्डोल संघनन, एल्डोल जैसा कि यहाँ पर हुआ था। तो ये बन जाएगा CH3 और CHOH CH2 CHO। अब ये बना हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, काउंट करें तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट में कह रहा है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल CH3CH2 CH2
CHO, ये ब्यूटेनल है। इसको टॉलन अपकर्मक या फिर चलो यहाँ ना लिख के मैं इसको साथ में लिखता हूँ, Ag2O या फिर फेलिंग विलेन या फिर KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइजेशन करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और COOH ब्यूटेनोइक एसिड और प्लस 2Ag, जो कि ब्लैक PPT के रूप में प्राप्त होता है। अब इसी का फोर्थ पार्ट कह रहा एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक हाइड्राइड या इसी को एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो 2CH3 COOH के यानी एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिए अम्ल की प्रेजेंस में आप क्रिया करा के हीट करा देंगे, तो ये बना देगा CH3CO प्लस H2O, ये बन गया जो हमें बनाना चाहिए था। नंबर पांचवी अपक्रिया में कह रहे हैं बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल अल्कोहल, तो बेंजिल अल्कोहल से फेनिल CH2OH बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है ना, ये क्या है बेंजिल अल्कोहल। इसकी अपक्रिया करा दी हमने PCl5 से, तो ये बना देगा क्या बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस POCl3 और माइनस का HCl बाहर हो जाता है, CH2Cl बना। अब इसको हम अपकृत कराते हैं KCN से, इसके साथ KCN के साथ अपकृत कराएंगे, तो ये बन जाएगा CH2CN और माइनस का KCl बाहर हो जाएगा, यानी फेनिल साइनाइड। अब बनाना क्या था फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आप कराएंगे चल अपघटन, तो माइनस का NH3 निकलेगा और ये बनेगा यहीं पे CH2COOH, ये बनेगा फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 7वें का खा भी कंप्लीट हो गया और हम लोग 2023 के सेट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह अब सीरीज के रूप में आपको सेट सेकंड सेट थर्ड सब विधिवत आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है ना। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छा अपना रिजल्ट प्राप्त सकें, अच्छा मार्क्स आप परसेंटेज आपका अच्छा बन जाए, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।